एससीसी करियर पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के भाग 2। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। इसमें पढ़ेंगे छाया के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण भी पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे समझते हैं छाया को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं छाया की। छाया है क्या? इसको इंग्लिश में शैडो बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, शैडो बोला जाता है। इसका इंग्लिश लिख दे रहे हैं SHADOW। शैडो मतलब क्या होता है, छाया। शैडो का मतलब क्या होता है, छाया। तो छाया कब बनेगा? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही होती है। मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, हम एक टॉर्च बना देते हैं। ठीक है, टॉर्च बना दे रहे हैं। यहाँ पे टॉर्च से प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। कौन सी वस्तु होनी चाहिए, अपारदर्शी। तो यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु है। कौन सी अपारदर्शी। अपारदर्शी हम पार्ट 1 में पढ़ा है, जिससे होकर के प्रकाश नहीं जा पाता है, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे पड़ेगी तो पीछे इसके एक शैडो बनेगा, छाया बनेगा, अंधेरा क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अंधेरा क्षेत्र, यही अंधेरा क्षेत्र क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। तो इसको डिफिनीशन के तौर पे कैसे बोल सकते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उसके विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के। तो इसको हम मिटाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के यानी कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम क्या होते हैं, उसका क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के लौटने की घटना, जब प्रकाश के लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वापस लौट जाती है उसी दिशा में जिस दिशा से वो प्रकाश की किरणें आती है। तो वही लौटने की क्रिया, किरण की लौटने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश के परावर्तन कहलाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम समतल दर्पण लेते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं किसी समतल दर्पण से जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। आप नोटबुक बनाते रहिए और कॉपी पे हमारी सभी बातों को लिखते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक किरण आ रही है, प्रकाश की किरण। तो हमारा एक प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, और समतल दर्पण है, इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण एक चिकनी चमकीली सतह होती है। प्रकाश की किरण जब ये समतल दर्पण पे पड़ती है तो जो किरण, प्रकाश की किरण जहां से आती है तो उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये हमारी आपतित किरण है। और जैसे ही समतल दर्पण पे पड़ती है तो उस जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पड़ करके वो किरण फिर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इसको हम कह देते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण है। और इन दोनों को अलग करने के लिए एक अभिलंब हम डाल देते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए एक लंब का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच द्वारा जो बनता कोण है उसे हम कहते हैं आपतित किरण आपतन कोण कहेंगे। और इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब द्वारा बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये परावर्तन कोण
R है और ये आपतन कोण जो है I है। इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं AOB और इसका नाम दे देते हैं N। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। अब प्रकाश के परावर्तन में दो तरीके का परावर्तन होता है, एक होता है निश्चित परावर्तन, एक होता है अनिश्चित परावर्तन। अब हम बात कर लेते हैं कि निश्चित परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी और चिकनी सतह पर पड़ती है, जैसे कि समतल दर्पण पे पड़ती है, तो वो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब वही प्रकाश की किरण जब एक रुखड़ी सतह पे पड़ती है तो वो इधर उधर मुड़ने लगती है, ठीक है, और एक निश्चित नियम का पालन नहीं करती है, उसे अनिश्चित प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम बात कर लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम हैं। पहला नियम इसका क्या कहता है? देखिए, सब कुछ चित्र में ही है। आपका जो भी चीज़ इसमें मिलेगा, नियम वगैरह, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का मतलब क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। तो प्रकाश कैसे लौटता है? तो किसी समतल दर्पण या किसी चिकनी सतह पर पड़ता है और उसी दिशा में एक निश्चित नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, और नियम में क्या होता है कि हम एक समतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने एक यहाँ पे क्या लिया है, समतल दर्पण लिया है, और प्रकाश की किरण उस समतल दर्पण पर के किसी बिंदु पर जब पड़ती है, तो शुरू में जो ये किरण है एक समतल दर्पण पे पड़ रही है, तो शुरू वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ती है वो किरण, उस बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। और वहीं से प्रकाश फिर वापस इसी दिशा में, मतलब जिधर से आया है उसी डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण को एक लंब से हम लोग अलग कर देते हैं, जिसको कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब द्वारा और आपतित किरण द्वारा बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण द्वारा बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नियम प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम? दो गो नियम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या हो जाएगा? तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम क्या है? तो आप लोग याद कर लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। और इसका दूसरा नियम क्या है कि इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर लिख सकते हैं परावर्तन कोण, चाहे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? तो बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R, यानी कोण I जो है कोण R के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर एंगल है, तो कोण I और कोण R के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कोण I और कोण R के क्या होगा? बराबर होगा। तो नियम आपको याद हो गए। ये परावर्तन के हमारे दो नियम हैं। दोनों नियम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण,
तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, मतलब I और R दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अभी बताइए, और ये मतलब किसी टाइप का कोई भाग है, उसको बीच से काट देंगे तो दो बराबर बराबर भागों में होगा ना। तो अभिलंब जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण को बीच में दो भागों में बांटने का कोशिश करता है, और उसी के बीच के कोण को हम लोग आपतित के आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी सबसे जो है प्रकाश के अच्छा परावर्तक माना जाता है। पूछ देता है कि कौन सी वस्तु जो है प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, तो आंसर याद कर लीजिए, चांदी। चांदी प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। अब हम कभी कभी पूछ देते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, समतल दर्पण तो बताएंगे ही आगे दर्पण में। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है, तो सबको एक एक करके आप डिफिनीशन जान लीजिए, सबको हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर जान लेते हैं कि आपतित किरण होती क्या है। तो जो किरण समतल दर्पण पे पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर किरण, शुरुआत वाली जो किरण जा रही है और समतल दर्पण पे पड़ रही है तो उसको आपतित किरण कहेंगे, और जिस बिंदु पर पड़ेगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और उस बिंदु पर पढ़कर वापस उसी दिशा में चली जाएगी उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्रकाश समतल दर्पण पे पढ़कर फिर उसी दिशा में जब वापस जाने लगता है तो हम उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और दोनों को अलग करने के लिए एक लंब का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। परावर्तन कोण क्या होता है और आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। यहाँ पे आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण हम लिख दे रहे हैं, आपतन कोण है। ठीक है, ई है परावर्तन कोण। ठीक है, ई परावर्तन कोण है, ई आपतन कोण है। आपतन कोण के आई से सूचित करेंगे, परावर्तन कोण को आर से सूचित करेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को, यानी ये वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला चीज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। अगला चीज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, कॉपी कलम से नोट्स आप लोग बनाते रहिए, ठीक है ना। एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको आगे पढ़ने में, रिवीजन वगैरह करने में भी आसानी होगी। हम आगे रिवीजन भी कराते रहेंगे, ठीक है। और बात करते हैं चलिए प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो जिस किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, जब हम कहीं से प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन और परावर्तन की घटना कहाँ देखने को मिलेगा, आपको दर्पण में मिलेगा। और दर्पण में परावर्तन अपवर्तन की घटना को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि एक पूरा अलग अलग से चित्र बनाए, एक शॉर्टकट में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप अगला भी वीडियो हो सकता है हम आज ही समझा दें, ठीक है ना। तो हमें जरूर उसे देखना होगा। चलिए देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार का होता है ये भी बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक कटान यानी कि डॉट लाइन से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को कौन से प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है? तो आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। चलिए, तो इसे हम मिटाते हैं और आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिख करके डैश दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम बताने वाले हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, जिसको हम रियल इमेज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रियल इमेज बोलेंगे, लिख लीजिएगा। अरे लिख ही देते हैं, रियल इमेज, रियल इमेज लिख लीजिए, इमेज, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज मान लीजिए कोई ले लेते हैं, कोई दर्पण हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास दर्पण है, अभी दर्पण नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में अभी उचित रूप से नहीं बताते, बस आपको सिखा देते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है, जो हम कह सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है दर्पण जो है अवतल दर्पण है। कोई भी आपको दर्पण ले लेना है, चाहे वो समतल हो चाहे अवतल हो, और कोई इससे एक लाइन खींच लेना है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये सब हम आपको नहीं सिखाए हैं, तो हम अब यहाँ पर किसी वस्तु को रख देना है और वहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आगे की ओर जाएंगी, और वापस जो जाएंगी किरण वो इस प्रकार से मुड़ती हैं। इस प्रकार से क्या करती हैं? मुड़ती हैं। तो जब कोई किरण, प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा करके इस प्रकार से अगर मुड़ेगी तो हम उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक। ये देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा मेन लाइन से मुड़ने की प्रयास करती है। तो हमारा ये ए बी जो है कोई वस्तु है और ये हमारा कोई फोकस है, तो फोकस और ये है वक्रता केंद्र। ये सब अभी बताए नहीं है, आपको हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, दर्पण पढ़ाएंगे तब इसके बाद बता देंगे। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है तो इधर वापस मुड़ने लगता है। ठीक है, और वो डॉट लाइन से नहीं मुड़ेगा, यानी वास्तविक रूप से मुड़ेगा, रियल में मुड़ेगा, जो दिखेगा कि नहीं मुड़ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किससे बनती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनती है। यानी जो किरण परावर्तन के बाद वास्तविक कटानों से वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक कटान से मिलती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसे ही हो जाएगा कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। ठीक है, कोई समतल दर्पण हम बना लेते हैं, इधर का एक साइड का भाग जो है पेंट कर देते हैं, एक साइड का भाग क्या कर देते हैं भाई? पेंट कर देते हैं, और कोई वस्तु जो है यहाँ पर लगा देते हैं, और वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु जो है ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु हम खड़ा कर देते हैं और वस्तु से प्रकाश निकल करके यहाँ से मान लीजिए ऐसे निकला और निकल करके ऐसे परावर्तित हुआ, यहाँ से ऐसे निकलता है और निकल करके क्या हुआ? इस टाइप से परावर्तित होता है। ठीक है, इस टाइप से ऐसे चारों तरफ जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से जैसे ही प्रकाश, थोड़ा अच्छा से प्रयास करते हैं बनाने का। ठीक है, इधर से मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे पड़ा और इधर पड़ा, फिर इधर से प्रकाश यहाँ पे पड़ा और इधर परावर्तित, फिर यहाँ से प्रकाश यहाँ पे पड़ा, इधर परावर्तित, और पीछे जो भी डॉट लाइन से इमेज बनेंगे, पीछे जो भी डॉट लाइन से इसका इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज मतलब प्रतिबिंब,
इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए पीछे एक इमेज इसका बनेगा, तो ये किरण कहीं ना कहीं पीछे मिलेगी और जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को हम कहेंगे और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ले लेते हैं एक उत्तल दर्पण को ले लेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक उत्तल दर्पण को ले लेते हैं और उत्तल दर्पण का आंतरिक सतह जो है, अभी हम दर्पण नहीं बताए हैं ना उतना क्लियर से, तो आपको दर्पण में पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई वस्तु के सामने यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं और यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ पे जाएगा और इस तरह वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। कोई भी किरण जाएगी तो इस तरह क्या हो जाएगी, परावर्तित। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये इधर जा कर के कहीं मिलेगी, ठीक है, तो वहीं पे हम कह सकते हैं कि इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है। इसका जो है क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये किरण ऐसे जा रही है और ये जो है ऐसे परावर्तित हो गई, ये किरण भेज गई ऐसे परावर्तित होगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मतलब आभासी डॉट लाइन से बने हुए प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो दो कॉलम बना लेंगे हम लोग, एक कॉलम में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे कॉलम में इस प्रकार से लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक कटान से बनता है। तो ये पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक कटान से, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक कटान यानी डॉट लाइन से बनता है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसका दूसरा का प्रतिबिंब, जो दूसरा है, दूसरा नंबर पे बात करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। और नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। हमारा आंसर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम 4 नंबर पे बात करेंगे, ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कौन से प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे दर्पण के सामने बनेंगे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, ये सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं की। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो होता है बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब हमेशा इसमें कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु का आकार इसमें क्या होगा, वस्तु का आकार का बनेगा, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही बढ़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। और प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है। इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना ही पीछे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही सामने होता है, उतना ही उसके सामने होता है, ठीक है। जितना ही पीछे होता है उसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब वस्तु के, जिसका यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब, थोड़ा सा प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के सामने होता है। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना पीछे होगा, किसी वस्तु समतल दर्पण में उतना ही पीछे होता है। समतल दर्पण में जितना पीछे प्रतिबिंब होगा वस्तु उतना ही क्या होगा, उसके सामने होगा, ठीक है।
तो आप उम्मीद करते हैं अगर किसी समतल दर्पण में अगर पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु का आधा उस साइज होना चाहिए, यानी कि समतल दर्पण का जो साइज है उस वस्तु का अगर आधा रहेगा, मान लीजिए कोई 6 फीट का है तो समतल दर्पण का 3 फीट का साइज अगर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब पूरा स्पष्ट रूप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम दर्पण में बताएंगे। दर्पण वाला वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। ये दर्पण का वीडियो जो है अगले पार्ट में हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।